प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन बात करेंगे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, यानी एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। देखिए, जब वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को अपन ने शुरू में अध्ययन किया था, तो उसमें एक लक्षण अपन ने ये भी पढ़ा है कि कोई भी ठहराव केवल उसी समय उसी अवस्था में अनुबंध बन सकता है जब वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ठहरावों को किसी वजह से व्यर्थ घोषित कर रखा है, तो अनुबंध बनने के लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि ठहराव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए। अब व्यर्थ या वॉइड, इसका बहुत संक्षेप में मीनिंग इस रूप में हम देख सकते हैं कि एक ऐसा ठहराव जिसको राजनियम अनुमति इजाज़त नहीं देता है। यानी ठहराव तो कर लिया आपने, ठहराव तो बहुत आसान है, एक पक्षकार ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने उसको स्वीकार किया, ठहराव हो गया। लेकिन ये ठहराव ऐसा है कि जो कानून की नज़र में किसी वजह से मान्यता प्राप्त नहीं है, कानून उसको प्रवर्तन यानी एनफोर्सेबिलिटी की अनुमति इजाज़त नहीं देता है, तो ये ठहराव व्यर्थ माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट दी गई है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से ठहराव व्यर्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी ठहराव इस व्यर्थ की श्रेणी का है, वो फिर अब अनुबंध बनने की योग्यता नहीं रखता है। तो इस श्रेणी में कौन कौन से ठहराव आते हैं, तो इनमें देखिए कुछ ठहराव तो ऐसे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ उसमें नए ठहराव हैं। तो दोनों प्रकारों के ठहरावों की आज अपन बात करेंगे, जो पहले अपन ने थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किया है, और एक दूसरा जो हमारी दृष्टि से नए हैं। तो देखिए, जब इसमें अपन पहले देखें तो अयोग्य पक्षकारों के द्वारा किए गए ठहराव, जब अपन ने पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का अध्ययन किया था, तो उसमें अपन ने ये देखा है कि दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए। यानी अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अयोग्य पक्षकार हैं, अयोग्य कौन हो गया? अवयस्क, यानी जो 18 वर्ष से कम आयु का है। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो अयोग्य हैं, वो अगर कोई ठहराव कर लेते हैं, तो वो ठहराव जो है वो व्यर्थ की श्रेणी में आता है। यानी वो ठहराव कभी भी अनुबंध बनने की योग्यता या क्षमता नहीं रखता है। फिर इसी तरह से अपन ने पढ़ा है कि गलती वाले ठहराव, ठहराव के आवश्यक तथ्य में गलती वाले ठहराव, यानी जब अपन ने स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें अपन ने देखा था कि सहमति अगर 5 चीज़ों में से किसी भी एक से प्रभावित होती है, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। ये 5 चीज़ें थी: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन और गलती। तो इनमें से शुरू के जो 4 हैं, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्यावर्णन, अगर कोई ठहराव इन चारों में से किसी से प्रभावित होता है, तो वो व्यर्थनीय होता है, वॉइडेबल होता है। यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा है कि वो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। लेकिन जो ठहराव गलती से प्रभावित है, तो वो ठहराव फिर व्यर्थनीय नहीं, व्यर्थ माना जाता है। यानी ये ध्यान देने योग्य बात है कि स्वतंत्र सहमति के शुरू में से 5 में से जो 4 फैक्टर हैं, तत्व हैं, वहाँ तो ठहराव व्यर्थनीय है, और यदि ठहराव गलती से प्रभावित है तो वो फिर व्यर्थ की श्रेणी में आता है। और फिर इसी में गलती में ही अपन ने जब गलती के प्रकारों का अध्ययन किया था, तो उसमें एक प्रकार आता है विदेशी राजनियम के संबंध में गलती वाले ठहराव।
तो यदि पक्षकार कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसमें किसी विदेशी राज्य के संबंध में पक्षकारों ने गलती की है, तो वो ठहराव भी व्यर्थ की श्रेणी में ही आता है। तो गलती और विदेशी राज्य के गलती संबंधी ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। फिर उद्देश्य और प्रतिफल का अवैधानिक होना। देखिए, जब अपन ने प्रतिफल वाले टॉपिक का अध्ययन किया था अभी, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि कुछ अवस्थाओं में किसी ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल जो है वो अवैधानिक हो जाता है। अवैधानिक से मतलब है कि कानून उसको अनुमति इजाज़त नहीं देता है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ किसी ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल अवैधानिक हो जाता है, तो वो फिर ठहराव जो है वो व्यर्थ की श्रेणी में आता है। फिर इसी में आगे आता है कि उद्देश्य और प्रतिफल का आंशिक रूप से अवैधानिक हो जाना, पार्शली, यानी आपने कोई ठहराव किया, उसमें प्रतिफल जो है कुछ ऐसा है जो जिसको मान्यता दी जा सकती है, जो वैध बन सकता है, और कुछ प्रतिफल ऐसा है कि जिसको मान्यता नहीं दी जा सकती है, यानी वो अवैधानिक की श्रेणी में आता है। यानी एक ही ठहराव में मान लीजिए दोनों प्रकार के प्रतिफल हैं, तो ऐसी अवस्था में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि यदि आप प्रतिफल के दो भाग, दो हिस्से नहीं कर सकते हैं कि कितना तो प्रतिफल जो है वो वैध है और कितना अवैध है, यानी ठहराव के हम दो भाग, दो हिस्से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर आंशिक रूप से भी प्रतिफल अवैधानिक है तो फिर पूरा ठहराव ही व्यर्थ माना जाता है। यानी अगर आप ठहराव के दो हिस्से कर लें कि ये तो वैधानिक प्रतिफल वाला भाग है और ये अवैधानिक प्रतिफल वाला भाग है, जब तो केवल अवैधानिक प्रतिफल वाला भाग ही व्यर्थ माना जाएगा। लेकिन अगर दो हिस्से, दो भाग करना संभव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में पूरा का पूरा ठहराव ही व्यर्थ की श्रेणी में आता है। फिर प्रतिफल वाले चैप्टर में ही अपन ने पढ़ा है कि अगर किसी ठहराव में प्रतिफल नहीं है, यानी वो बिना प्रतिफल का ठहराव है, तो वो ठहराव भी व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने पढ़ा है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में कि हर एक ठहराव में कुछ प्रतिफल, सम कंसिडरेशन, उसका होना जरूरी है। यानी वो चाहे नाम मात्र का हो, बहुत सीमित हो, बहुत कम हो, लेकिन होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनुमति नहीं देता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन उन अपवादों को यदि आप छोड़ दें तो बिना प्रतिफल का ठहराव जो है वो व्यर्थ माना जाता है। तो ये तो देखिए कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके थे। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ और ऐसे ठहराव हो सकते हैं जो व्यर्थ की श्रेणी में आते हैं। तो उनमें जैसे कौन सा आता है? उसमें आता है व्यापार में रुकावट डालने संबंधी ठहराव। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण देश में कहीं भी कोई भी वैध व्यवसाय करने का अधिकार है, अपनी रोटी रोजी कमाने का अधिकार है। तो यदि आप कोई भी वैध व्यवसाय करते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह का ठहराव किया जाता है कि जहां आपके इस अधिकार का हनन होता है, यानी आपको व्यापार करने से रोका जाता है, तो वो फिर व्यर्थ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके एक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, यानी कुछ अवस्थाओं में यदि आपको व्यापार करने से रोका जाता है तो वो वैध माना जाता है। जैसे आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा कि साझेदारी पार्टनरशिप में आप ख्याति का विक्रय कर देते हैं, तो उसमें इस तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह से साझेदारी की समाप्ति पर विभिन्न साझेदार आपस में सहमत होकर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं कि कोई भी यही व्यवसाय दोबारा नहीं करेगा। इसी तरह से साझेदारी से कोई पार्टनर अलग होता है, तो उस पर भी
हम इस तरह का रोक लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं कि पृथक होने वाला साझेदार यही व्यवसाय या मिलता जुलता व्यवसाय नहीं करेगा। तो चाहे साझेदारी का आपने ख्याति का विक्रय कर दिया हो, या समापन हो गया हो, या कोई साझेदार फर्म से अलग हो गया हो, या संस्था ने अपनी साख क्रेडिट का विक्रय कर दिया हो, तो इस तरह के प्रतिबंध जो हैं वो जायज़ माने जाते हैं, वैध माने जाते हैं। इसी तरह से कई बार क्या है कि व्यापार संघ, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाती है, तो उसको हम वैध मानते हैं। इसी तरह से कई बार क्या है कि कुछ नौकरी की शर्तों में इस तरह के प्रतिबंध होते हैं कि आप जब तक नौकरी में हैं, जब तक आप कोई दूसरा कार्य व्यवसाय नहीं करेंगे, तो वो भी वैध माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर व्यापार में रुकावट डालने संबंधी ठहराव व्यर्थ हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद एक्सेप्शंस हो सकते हैं। इसी तरह से वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने संबंधी ठहराव। देखिए, वैधानिक कार्यवाही से मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको अगर लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो वो कानून की सहायता ले सकता है, सहारा ले सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन यदि आपको न्यायालय में जाने से रोका जाता है, आपके अधिकारों को सीमित किया जाता है, या इस संबंध में कोई ठहराव किया जाता है, तो वो ठहराव जो है वो फिर व्यर्थ माना जाएगा, यानी उस ठहराव की कोई मान्यता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके एक अधिकार का हनन हो रहा है। फिर अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव से मतलब ये है कि देखिए, अगर ठहराव का अर्थ स्पष्ट नहीं है, वो कंफ्यूजिंग है, एक पक्षकार उसको किसी रूप में समझ रहा है या दूसरा पक्षकार उसको दूसरे रूप में समझ रहा है, यानी दोनों पक्षकार अलग अलग रूप में उसका अर्थ निकाल रहे हैं, या ठहराव की भाषा ही इस प्रकार की है कि उससे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा ठहराव जो है वो व्यर्थ माना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक पक्षकार दूसरे से कहता है कि मैं अपना स्कूटर आपको 5,000 या 6,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। दूसरा पक्षकार सहमति दे देता है, ठहराव हो गया, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्कूटर की वास्तव में कीमत कितनी पक्षकार बता रहा है, तो ये ठहराव जो है वो व्यर्थ माना जाएगा। इसी तरह से अपन आगे बात करें तो बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव, या जिनको अपन वैगरिंग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, बाजी के ठहराव की कोई अलग से परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन यदि हम बात करें तो जो साधारण शब्दों में हम बोलते हैं शर्त लगाने संबंधी जो ठहराव हैं वो व्यर्थ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें देखिए कानून ये मानता है कि पक्षकारों का हित जो है वो सिवाय हार जीत के कुछ नहीं होता है। यानी आप सिर्फ हार जीत के लिए कोई ठहराव कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपका कोई उसमें अतिरिक्त अन्य हित नहीं है, तो ये ठहराव व्यर्थ माना जाता है। लेकिन कुछ इससे मिलते जुलते ठहराव हैं, उनके संबंध में अलग अलग नियम हैं। जैसे घुड़दौड़ होती है, हॉर्स रेस जिसको अपन बोलते हैं, तो घुड़दौड़ में एक निश्चित सीमा तक जो है वो वैध माना जाता है, यानी 500 रुपये की राशि तक ही अगर जीत की राशि है तो वैध है। इसी तरह से वर्ग पहेली होता है, यानी वर्ग पहेली का मतलब होता है क्रॉसवर्ड पजल, तो इसमें भी एक सीमा बताई गई है कि यदि इनाम की राशि 1,000 रुपये तक है तो वो वैध होता है। इसी तरह से लॉटरी भी इसी के अंतर्गत आता है। लॉटरी जो है ये पूरी तरह से व्यर्थ की श्रेणी में आता है। इसी तरह से चिटफंड होता है, एक सिस्टम व्यवस्था। चिटफंड जो है ये वैध माना जाता है, ये बचत का ही एक स्वरूप है। और इसी तरह से बीमा, ये भी पूरी तरह से वैध अनुबंध है। यानी कुल मिलाकर बाजी के ठहराव व्यर्थ हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते कुछ ठहराव व्यर्थ भी हो सकते हैं और वैध भी हो सकते हैं। और अंतिम इसमें आता है असंभव कार्य के लिए किए गए ठहराव।
यानी एग्रीमेंट टू परफॉर्म इम्पॉसिबल टास्क, यानी आप कोई ऐसा ठहराव कर रहे हैं जिसमें आप अपने वचन को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। आपने ऐसा वचन दिया है जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो वो ठहराव भी अनुबंध बनने की योग्यता नहीं बन सकता है। यानी अनुबंध वही ठहराव बनेगा जिसमें पक्षकार अपने वचन को पूरा कर सकते हों। अब वो करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन कर सकने की उसमें संभावना, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसमें वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो वो ठहराव फिर व्यर्थ माना जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बताए गए हैं कि जो ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित की श्रेणी में आते हैं।